नेक्स्ट समास है हमारा द्विगु समास। द्विगु समास को भी समझना बहुत इजी है। इसमें जो फर्स्ट वर्ड रहता है वो एक नंबर रहता है। जैसे त्रिलोक, त्रिलोक, तो ये त्रि मतलब थ्री, तीन लोक का समूह है ये। इसको जब हम लिखते हैं तो हम समूह के बदले समाहार वर्ड लिखते हैं, समाहार, या समूह भी आप लिख सकते हैं। सप्ताह तो 7 दिनों का समूह। यहाँ पे पहला पद जो है वो एक नंबर है। चतुर्मुख, चतुर्मुख 4 मुखों का समूह। ठीक है, तो ये हो गया द्विगु समास। नेक्स्ट है आपका द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में जो दोनों वर्ड्स रहते हैं वो दोनों एक योजक चिन्ह के द्वारा सेपरेट आउट रहते हैं। जैसे कि माता पिता, ये आपस में अपोजिट्स भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, और रिलेटेड भी हो सकते हैं। जैसे अगर हम बोलेंगे लाभ हानि तो ये अपोजिट है। दाल रोटी तो ये रिलेटेड है आपस में। ठीक है, ये बहुत पहचानना बहुत इजी, इन दोनों के बीच में एक योजक से चिन्ह रहता है। और अगर जब आप इसको समास विग्रह करोगे तो आप सिर्फ लिखोगे दाल और रोटी, इसमें और लगा दोगे, योजक चिन्ह की जगह क्या लगा दोगे, और। माता पिता तो माता और पिता, इसका बन जाएगा माता और पिता। फिर नेक्स्ट है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में पहला जो पद रहता है वो एक अव्यय रहता है। अव्यय का मतलब होता है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब जैसे जिसको आप उपसर्ग भी कहते हो। एक छोटा सा वर्ड जैसे कि यथा, जिसका मे बी अपने आप में कोई मीनिंग ना हो, बट वो दूसरे वर्ड के साथ जब जुड़ता है तो उसके मीनिंग में या तो चेंज कर देता है, या उसका मीनिंग अपोजिट बना देता है, या सब कुछ मॉडिफिकेशन कर देता है उसकी मीनिंग में। ये सब छोटे शब्द जो होते हैं जो किसी दूसरे शब्द के साथ मिलके उसके मीनिंग में कुछ बदलाव लाते हैं, उनको हम उपसर्ग या प्रीफिक्स कहते हैं। तो अव्ययी भाव समास में उपसर्ग या प्रीफिक्स रहता है, अव्यय रहता है। ठीक है, जैसे आजन्म, आजन्म आ प्लस जन्म मीन्स पूरे जन्म भर। यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार। तो आपको यहाँ दिख जाएगा इसमें कि फर्स्ट वर्ड जो है, फर्स्ट पद जो है वो एक अव्यय है। ठीक है, बेशक मतलब बिना संदेह, बे प्लस शक, बिना संदेह, बिना शक का, इस तरीके का। अब लास्ट हमारा है बहुब्रीहि समास। बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या होता है कि ये हो सकता है कि किसी भी टाइप का समास हो। मतलब बहुव्रीहि समास कैन बी कर्मधारय, वो द्वंद्व भी हो सकता है, सॉरी द्विगु भी हो सकता है, द्वंद्व तो नहीं होता है, बट बहुब्रीहि समास द्विगु समास का भी एक टाइप हो सकता है, कर्मधारय का भी हो सकता है। लेकिन हम इसको पहचानेंगे ऐसे कि यदि ये जो वर्ड बन रहा है वो किसी देवता के बारे में या किसी व्यक्ति विशेष के बारे में अगर उसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहा है तो हम इसको बहुब्रीहि समास कहेंगे। जैसे नीलकंठ, नीलकंठ जिसका गला नीला है, हमने ये कर्मधारय में भी देखा था। तो गला किसका नीला होता है? शिव जी का। आप इस समास का टाइप कर्मधारय भी लिख सकते हो और बहुब्रीहि भी लिख सकते हो। अगर आप बहुब्रीहि लिखोगे तो आपको बताना पड़ेगा, पूरा समास विग्रह करना पड़ेगा
नीला है कंठ जिसका, और फिर साथ में आपको शिव भी बताना पड़ेगा। तो बहुब्रीहि समास आप तभी लिखोगे जब आपको पता हो कि वो कौन से देवी देवता या कौन से व्यक्ति विशेष की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। जैसे अगर आप लिख रहे हो गजानन, गजानन मतलब जिसका गज मतलब होता है हाथी और आनन मतलब होता है सर, हाथी का सर है जिसका, तो ये एक कर्मधारय समास है। लेकिन हाथी का सर किसका होता है? गणेश का। तो यदि हमें पता है गजानन हम गणेश के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो हम इसको लिखेंगे गज के समान मुख वाला गणेश। जैसे इसमें आप एक द्विगु का एग्जाम्पल बताती हूँ मैं। दशानन, दशानन मतलब 10 सिर हैं जिसके, 10 सिर होते हैं रावण के, तो दशानन 10 है जिसके सर, और रावण आप लिखोगे तो बहुब्रीहि समास लिखोगे। अगर आपको पता नहीं है कि ये कौन है तो आप सीधा उसको द्विगु समास में भी लिख सकते हो। तो सारे समास के टाइप्स हैं ये, तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी भाव, द्वंद्व, दिगु और बहुब्रीहि। टोटल 6 टाइप्स के होते हैं समास।